थैंक यू सो मच। मैं याद होते होते मुझे फिर दोबारा भूल गया था। सर वो एक जो पिछला आपने क्वेश्चन दिया था सर 5-10 उसमें कुछ क्वेश्चन थे सर। जी 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 जी। सर 5-10 का जो पार्ट डी था सर, डेल्टा सर, जी जी। सर ये थोड़ा सा यानी इसमें 2% दी है सर, तो ये अलग अलग से निकालनी है या इसका क्या करेंगे सर? अलहदा अलहदा से पहले ये पहले जो है वो 12% पे और फिर 6% पे। ठीक हो गया सर, यानी एक दफा आई जो है वो 12% लगेगा सर और एक दफा आई जो है वो 6% लगेगा सर। बिल्कुल। और सर इसका इको पार्ट जो है सर वो यानी ई पार्ट लास्ट जो है सर। Define present value and state it using a timeline with data from part D. How are present values affected by interest rates? अब देखिए, प्रेजेंट वैल्यू हमने एक तो ये बात की थी कि वो वैल्यू है which we usually get when we discount a future value। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू वो है जो कि उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें या हम उसको बताना चाहें कि वो है क्या, तो फ्यूचर वैल्यू की जब डिस्काउंटिंग की जाती है तो वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। अब ये टाइमलाइन पे हमने इसको ड्रॉ करके लास्ट टाइम भी जो है वो मैंने आपको लेक्चर का पहला पार्ट तो मैंने आपको भिजवा भी दिया है, तो वो एक दफा फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेमोरी रिफ्रेशर भी होगा कि वो हमने बात की थी कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर में जा रहे होते हैं तो हम कंपाउंडिंग बेसिकली करते होते हैं, और कंपाउंडिंग बेसिकली क्या होती है जब इंटरेस्ट ऐड किया जाता है, और जब हम इंटरेस्ट को माइनस कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू में से तो वो डिस्काउंटिंग कहलाती है। ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। हाउ आर प्रेजेंट वैल्यूज इफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट्स? तो ऑब्वियसली जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स डिडक्ट किए जाएंगे, 12% डिडक्ट करेंगे तो क्योंकि ये हायर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है तो जो रिजल्टेंट अमाउंट होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू 6% डिस्काउंट। 12% काटेंगे 100 में से तो 88 रुपीज बचते हैं, जबकि अगर 100 में से 6 रुपीज डिडक्ट किए जाएं तो 94 रुपीज बच जाएंगे। अब ये इम्पैक्ट जो है वो यानी ये एक्सपोनेंशियली जो है वो आपके साथ बढ़ता रहता है। हमने आज जो है वो जरा थोड़ी सी इसके ऊपर बात भी करनी है। जब हम एनओटी बहुत ज्यादा क्लियर आपको तब होगा जब हम एनओटी में और एनओटी के उसमें जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशंस में जाएंगे, या जब हम उन कैश फ्लो स्ट्रीम्स में की डिस्काउंटिंग में जाएंगे जो कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करती हैं और उनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो। वहां पे फिर ये इफेक्ट आपको ना बहुत खुल के सामने आएगा कि फॉर एवरी ईयर डाउन द लेन, पहले साल में आपने अमाउंट सपोज अगर 10% डिस्काउंट रेट है तो पहले साल 100 में से 10 रुपीज जो है वो डिडक्ट होंगे और 90 रुपीज जो है वो आपके पास रह जाते हैं। सेकेंड ईयर अराउंड जो है वो यही अमाउंट तकरीबन जो है वो 18 रुपीज के अराउंड कुछ ऐसी होती है जो डिडक्ट होती है। तीसरे साल जो आपको 100 रुपए मिलेंगे वो आज के 75 रुपीज के बराबर होंगे एंड सो ऑन। जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता रहता है वैसे वैसे जो 100 रुपीज आपको मिल रहे होते हैं या जो ओरिजिनल अमाउंट आपको मिल रही होती है वो पहले की बनिस्बत कम होती जाती है। तो जो डिस्काउंट रेट का ये जो इफेक्ट पूछ रहा है ना यहाँ पे कि हाउ प्रेजेंट वैल्यूज आर इफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट्स, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते जाते हैं वैसे वैसे टाइम पीरियड जब गुजरेगा तो जो फाइनल अमाउंट आपके पास आएगी जो कि प्रेजेंट वैल्यू होगी वो मजीद श्रिंक तेजी से होना शुरू हो जाती है। तो डिस्काउंट फैक्टर कम तो प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी सी यानी ज्यादा है। डिस्काउंट फैक्टर जैसे जैसे आप बढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे 6 से 12 कर दिया हमने, तो वैसे वैसे जो फाइनल अमाउंट आपकी आनी शुरू होगी वो फॉर एवरी ईयर पास्ट वो जो अमाउंट होगी वो कम से कम से कम होती जाएगी। ये ज्यादा चीज खुल के हमारे सामने आएगी जब हम मल्टीपल ईयर की कैलकुलेशंस में जाएंगे।
वहां पे फिर मैं आपको इंशाल्लाह एक दफा फिर से एंगेज करूंगा कि जो क्वेश्चन आपने वहां किया था वो यहाँ आपके जरा सामने आ रहा है। ठीक हो गया सर। ठीक है, हो और गया कोई सर, क्वेश्चन? थैंक यू सर। अच्छा, ये को मैसेज भी आया सर हुआ है जी, इरफान नवीद सालत, अस्सलाम वालेकुम सर। आप ऐड तो है ना इरफान साहब? इरफान साहब नजर आ रहे हैं उसमें? इरफान साहब हैं जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, कोई क्वेश्चन कोई करने लगा था, सॉरी वो फिर बीच में मैसेज आ गया तो। हाँ जी सर ये जो 5-9 का सर ये जो 5-9 का सी पार्ट है, इस जी पे हमें समझ कैसे कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है और फ्यूचर वैल्यू गिवन है? ठीक है। अ, अच्छा, अब ये जो 5-9 है, अब बहुत क्लियरली इसमें जो है वो दो वजहों से हमें पता लग रहा है कि हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कैसे करना है। देखें, पहले वो कह रहे हैं एन इनिशियल 500 इनिशियल मींस शुरू शुरू में। इरफान साहब, मैं जरा ये क्वेश्चन का आंसर कर दूं तो इंशाल्लाह आपकी बात भी हम सुनते हैं, आपको इंशाल्लाह हमने होल्ड पे रखा हुआ। अच्छा, इनिशियल 500 जो है वो इनिशियल मींस अभी आपके पास 500 मौजूद है। कंपाउंडेड जो है ये हमें बता रहा है कि हमने ये जो 500 है इसकी कोई फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी फॉर 1 ईयर एट 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 6% होगा। एक साल के बाद की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये लफ्ज कंपाउंडेड हमें बता रहा है। और 500 हमारे पास, इसको हम क्या कहें, ये इनिशियल 500 शुरू में आपके पास ही 500 रुपए पड़े हुए हैं, मींस प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है। नीचे वाला जो है वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, पार्ट सी बी में। पार्ट जी जी, सर ये सी पार्ट में थोड़ा सा बिल्कुल सही। प्रॉब्लम हो रहा है अब सी सी। में देखें, सी में अगेन उसने खुद से कह दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 500 ड्यू इन 1 ईयर। 500 जो कि एक साल के बाद मिलना है। इसका मतलब है कि अगर कोई वैल्यू एक साल के बाद मिलनी है तो वो प्रेजेंट वैल्यू तो ना हुई, वो तो फ्यूचर वैल्यू है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, जी सर हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है किस चीज की? 500 ड्यू इन 1 ईयर, वो 500 जो कि एक साल बाद मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 500 जो है ये कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि ये एक साल के बाद मिलेगी। और इस 500 जी के सर। साथ करना क्या है? इस 500 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और रेट रेट क्या होगा उसका, डिस्काउंट फैक्टर का, या जो जो हमारे पास डिस्काउंट रेट है वो उन्होंने बता दिया कि एट अ रेट ऑफ 6%। क्लियर है? जी सर। और इसी तरह द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 500, 500 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू इन 2 ईयर्स, वो 500 जो कि 2 साल के बाद मिलेगा। तो अब इस वो जो 500 जो कि 2 साल के बाद मिलेगा तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। और करना क्या है इसके साथ? इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो? वो 6% है, वो भी उन्होंने हमें बता दिया। क्लियर है जी? जी सर। इरफान साहब, इरफान साहब का माइक मेरा ख्याल है कि काम कर रहा है। इरफान साहब माइक काम कर रहा है? जी इरफान साहब। इरफान साहब जो है वो इज टाइपिंग अ क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको वैसे कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, यानी यहाँ पे कोई माइक वगैरह काम ना कर रहा हो या कुछ, तो वॉइस नोट के तौर पे ग्रुप में मैसेज कर दिया करें, वहां से सुन के और आपको यहाँ जवाब दिया जा सकता है। या चैट की ऑप्शन भी होती है यहाँ पे, तो अगर माइक वगैरह या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हो तो वहां पे आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। ठीक है? राइट सर। इरफान साहब का हम वेट करते हैं। इरफान साहब इस वक्त जो है वो ज़रा थोड़े से, मेरा ख्याल है कि स्लीपिंग मोड में जा चुके हैं। तो इरफान साहब जैसे ही कुछ उनको मिलती है तो फिर हमें इरफान साहब का सवाल जो है वो फिर ले लेंगे। तब तक फिर हम इस तरह करते हैं कि एनओटी जो है वो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि एनओटी जो है वो बेसिकली है क्या चीज़। और
इसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे होनी है और क्यों होनी है। और तो एन्युटी इज अ कैश फ्लो स्ट्रीम, एनी कैश फ्लो स्ट्रीम cash flow stream having the following characteristics. Number one, number one, oh sorry, चलिए नंबर वन कि ये जो amount of the stream sorry ये जरा number one, amount of the stream is constant. Number two, there is a repetition in values. Repetition in values. Or number three, the time period is also constant. यानी आपने उसमें बिजनेस मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, शाहिद साहब नहीं पढ़ाई है ना बिजनेस मैथमेटिक्स? जी सर। तो बस शाहिद साहब ने पढ़ा दी तो बस फिर तो बात ही खत्म हो गई। यानी उनसे ज्यादा अच्छा टीचर तो कोई हो ही कुछ नहीं सकता, मैं भी नहीं हो सकता। कि ये जो एनओटी है वो कोई भी कैश फ्लो स्ट्रीम ऐसी जो कि जिसमें रिपीटिशन हो, देयर इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स या सीरीज ऑफ विड्रॉल्स हो रहे हो। अगर आप अमाउंट किसी अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो वो अमाउंट जो है वो आपकी कंटिन्यूअसली जो है वो डिपॉजिट होती जा रही है। उसका टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं और महीने के एंड पे डिपॉजिट करवाते हैं तो फिर ये चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए। हर महीने के एंड पे ही डिपॉजिट करवाएं आप। टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए, रिपीटिशन भी होनी चाहिए इसमें, और इसमें जो अमाउंट है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ऐसी कैश फ्लो स्ट्रीम को हम एनओटी कहते होते हैं। एनी सीरीज ऑफ पेमेंट्स और एनी सीरीज ऑफ डिपॉजिट्स और एनी सीरीज ऑफ विड्रॉल्स जिसकी अमाउंट सेम हो, जिसमें जिसका टाइम पीरियड सेम हो, रिपीटिशन मौजूद हो, उसको हम एनओटी कहेंगे। क्लियर है? सर इसमें इंटरेस्ट भी सेम होना जरूरी है सर? जी ऑब्वियसली इंटरेस्ट वगैरह जो होगा, जो भी मिल रहा होगा, तो वंस कोई इंटरेस्ट हम फिक्स कर लें तो वो इंटरेस्ट जो होगा वो सेम रहना चाहिए। ठीक होगा सर। ठीक है। अब इसमें जो ये जो एनओटी है, सॉरी, अच्छा, ये जो एनओटी है इसमें दो फॉर्म्स हो सकती हैं। ऑर्डिनरी एनओटी आपने पढ़ी होगी, और ऑर्डिनरी एनओटी है और एनओटी ड्यू है। बी जो है वो आपकी एनओटी ड्यू। ऑर्डिनरी एनओटी कौन सी होती है? कि जब सीरीज ऑफ पेमेंट्स या विड्रॉल्स आर एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड, जहां पे सीरीज ऑफ पेमेंट्स या सीरीज ऑफ विड्रॉल्स हो रहे हों,
तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाती है। और एन्युटी ड्यू जो है वो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड अगर हो, स्टार्ट ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। मिसाल अगर आपने डिपॉजिट करवाना है और आप डिपॉजिट जो है वो 3 महीने के बाद करवाते हैं और वो 3 महीने के एंड पे करवाते हैं तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाएगी। और अगर डिपॉजिट जो है वो पीरियड के शुरू में ही करवा लिया जाए तो फिर वो एन्युटी ड्यू कहलाती है। यूजुअली ये जो लीजिंग वाला काम जो लोग भी करते हैं, तो लीजिंग में क्या होता है कि जो इंस्टॉलमेंट और वो अगर आप पे कर रहे हैं और वो पीरियड के एंड पे कर रहे हैं, महीने के एंड पे करवाते हैं, तो वो एन्युटी कहलाएगी। और अगर वो पीरियड के शुरू में हो रहा है तो वो फिर ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाती है। जो भी इंस्टॉलमेंट्स में इंस्टॉलमेंट अगर आपसे पहले पे करने के लिए कह दी जाती है, यूजुअली होता यूं है कि जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो एक तो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। डाउन पेमेंट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में कि आपके ऊपर भी वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाए, और उसके लिए होती है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी भी हो, शो ऑफ इंटेंट के लिए है कि हाँ ठीक है मैं ये एसेट परचेज करूंगा। और फिर उसके बाद आपको एक कंटिन्यूस पेमेंट स्ट्रीम मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। और वो पेमेंट स्ट्रीम जो है वो अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड है तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी है, और वो अगर एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड ही आपसे कहा जाता है कि आप इंस्टॉलमेंट पे करें तो फिर वो एन्युटी ड्यू हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? इरफान साहब का क्वेश्चन बीच में रहता है, अगर वो हमें सुन रहे हों या अगर उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं किसी भी टाइम। चलें, वो मेरा ख्याल है कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ तक कोई बात जो कि समझ में ना आई हो आपको? सर ये जिस थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन थोड़ा सा और अगर करते हैं ऑर्डिनरी को और ड्यू को सर, यानी ऑर्डिनरी ये है कि हम सर हम पहले हम इंस्टॉलमेंट्स जमा कराते रहे और आखिर में जाके हम कहें कि आज से 10 साल के बाद मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी होगी सर? नहीं, अगर सपोज कि आप एक आपने इंश्योरेंस कोई करवाई हुई है किसी चीज की भी, ठीक होगा सर। तो वो इंश्योरेंस में क्या होगा कि आपको प्रीमियम, वो इंश्योरेंस की अमाउंट आपको बेसिकली खुद ही सारी जमा करवानी होती है। और उसकी कंडीशंस कुछ इस तरह की हों, सपोज कि आपने अपने बच्चे की तालीम के लिए जो है वो एजुकेशन को पॉलिसी ली हुई है, और आप चाहते हैं कि आज से तकरीबन 20 साल बाद जब मेरा बच्चा 20 साल तो टू मच, आज से तकरीबन 18 साल बाद जब मेरा बच्चा यानी यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उसके पास सपोज 1 मिलियन की अमाउंट होनी चाहिए ताकि उसके सारे जितने भी ड्यूज वगैरह जो हैं वो पूरे हो सके। तो अब ये जो पॉलिसी है इसको यानी 10 साल है तो 120 महीनों पे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। हर महीने के एंड पे आपसे रिक्वायरमेंट होगी कि इतनी अमाउंट जो है वो आप प्रीमियम के तौर पे, जो इंस्टॉलमेंट होगी उसको प्रीमियम कहा जाएगा, इतनी अमाउंट जो है वो आप डिपॉजिट करवा दें। और आप ये 120 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो आप जमा करवाएंगे, और सर 16 साल बाद या 18 साल बाद, जितना भी 12 साल जितने भी महीने हैं, उतने अरसे बाद जो है वो आपको, अगर 10 साल की थी तो 120 महीने हो जाएंगे, 10 साल से ज्यादा हुई तो फिर ऑब्वियसली महीने जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स हैं उतने उसमें आप डिवाइड करके मंथ के एंड पे आप प्रीमियम जमा करवाया करेंगे, और ये होता रहेगा, कांस्टेंट अमाउंट डिपॉजिट होती रहेगी। और फिर जब वो मेच्योरिटी डेट आएगी, जब आप चाहते थे कि फंड 1 मिलियन का मुझे जो है वो मिल जाए, तो मेच्योरिटी डेट पे फिर वो सारी अमाउंट क्योंकि डिपॉजिट हो चुकी होगी तो उतने पैसे फिर आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर है? ये सर क्लियर है सर, थैंक यू सर।
अच्छा, तो अच्छा फिर यहाँ पे जो इसमें एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी हो सकती है जो कि पीवी सॉरी एफ वी इज इक्वल टू आर। अभी आर क्या चीज है ये भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। 1 प्लस आई raised to the power n minus 1 all divided by I अब R इसमें से जो है वो रिपीटेड वैल्यू है, वो जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है, अमाउंट ऑफ विड्रॉल है। I जो है वो इंटरेस्ट रेट है, N जो है वो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, आर जो है सर इसको इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो जो इंस्टॉलमेंट है या वो जो रिपीटेड वैल्यू है ये वही चीज है। ठीक है, अच्छा तो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसमें ये अभी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं, जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये बेसिकली ऑर्डिनरी एनओटी का है। अच्छा, और अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस एन होगा और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय आई। आर यहाँ पे वही रिपीटेड वैल्यू या इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है। आई जो है वो इन दिस केस क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट होगा, और एन जो होगा वो नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे जैसे पहले था। एन जो माइनस एन है वो डिनोट ये कर रहा है कि हम फ्यूचर से वापस आ रहे हैं, और फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में वापस आते हुए क्योंकि डिस्काउंट माइनस किया जाता है तो ये रिवर्स ऑर्डर में बात चल रही है, तो एन इस वजह से यहाँ पे माइनस में है। और फ्यूचर वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए क्योंकि आप यू आर मूविंग फॉरवर्ड और इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऐड किया जाता है जिसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं, तो इस वजह से एन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहती है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इस पे हम जरा एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं अगर आपने नोट कर लिया हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हम देख लेते हैं कि वी आर डाउन टू आवर लास्ट 10 मिनट्स। 5-14 जो है सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, करें स्टार्ट? सर अच्छा, फाइंड द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ दीज ऑर्डिनरी एनओटीज। यहाँ पे दो उसने इंडिकेशंस खुद दे दी, एक तो कह रहा है कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा उन्होंने हमें कहा कि आप जो है वो
ऑर्डिनरी एनुटी है, मींस के पीरियड के एंड पे अमाउंट जो है वो दी जा रही है, जो भी अमाउंट दे रहे हैं आप। तो 400 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। पहले जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो वहां पे इनिशियल 500 था, एक ही दफा 500 डिपॉजिट हो रहा है और फिर उसके ऊपर जो है वो वैल्यू इंटरेस्ट लग लग के और फिर उसके बाद हमें एक फाइनल वैल्यू उसकी मिल रही थी। यहाँ पे 400 पर ईयर है, हर साल ही 400 जो है वो डिपॉजिट करवाए जा रहे हैं। अब ये डिपॉजिट कैसे हो रहे हैं कि कंपाउंडिंग की बात हो रही है, तो इसका मतलब है वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और 400 पर ईयर हम जो है वो बार बार डिपॉजिट कर रहे हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, और फिर वो 10% अगर इंटरेस्ट रेट हो और आय जो है वो 10 ईयर्स हो तो वैल्यू उसकी क्या बनेगी। तो आर वुड बी 400, N would be 10, I would be 10%। तो जब हम अब इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो फ्यूचर वैल्यू इसकी जो है वो हमारे पास, ये फॉर्मूला हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, FV is equal to R which is 400 और 1 plus I is 10%, 10% जो होगा वो 0.1 होगा, और raised to the power n which is also 10 और whole divided by I जो कि 0.1 है। अब इसमें सॉल्व करने का इसका मेथड या तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आप जो है, सॉरी ये -1 भी करना था मुझसे, वो चीज रह गई। ये चलें, इसको दोबारा ही लिखना पड़ेगा। 9 हो जाएगा सर जी, 10 की जगह 9 आ जाएगा ना सर? नहीं 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 नहीं, ये वाली चीज ये रेज टू पावर के साथ नहीं है सर, ये नीचे, उससे नीचे -1 अलग से। FV is equal to $400 1.1, ये 1 plus 0.1 जो होगा वो 1.1 हो जाएगा, raised to the power 10 minus 1 whole divided by 0.1। 9431 sir। 9,431 डॉलर्स। अब ये बेसिकली फॉर्मूला क्या शो कर रहा है और ये फाइनल आंसर जो है ये क्या है हमारे पास, कि अगर हम 400 रुपए 10 साल तक हर साल जमा करवाएं और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगता रहे, तो फाइनल वैल्यू जो हमें 10 साल के बाद मिलेगी वो 9,431 डॉलर्स होगी। 400 रुपए हर साल जमा करवाते रहें अपने अकाउंट में, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगता रहे, तो ये 400 रुपए जो कि आप हर साल जमा करवा रहे हैं 10 साल के बाद ये कंपाउंड होके और इनकी वैल्यू 9,431 डॉलर्स हो जाएगी। क्लियर है जी? सर ये जो -1 है सर, आवाज आपकी गायब हो गई है ये जी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये रेज टू पावर जो है इसके साथ n-1 जो है वो रेज टू पावर के साथ है या अलग से -1 है सर? अलहदा से है, सॉरी, बस मैं वही बताने लगा था और फिर वो बात जो है वो मुझे अपनी गलती की निशानदही हो गई। तो सबसे पहले 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि किस ऑर्डर में जो है वो आप इसको सबसे पहले तो इसको सॉल्व किया जाएगा। 1 + 1 रेज टू द पावर 10, ये सबसे पहले ये सॉल्व होगा। उसके बाद जो आंसर आएगा
उसको -1 करेंगे सर। हाँ उसको -1 करेंगे, ये नंबर 2 पॉइंट। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपने 0.1 से डिवाइड करना है सर और उसके बाद फाइनली जो आंसर आएगा उसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर तो सर ये आंसर आता है 637 आ रहा है 6.96 सर, 6374.96 सर। जी सर। अच्छा ये जिन्होंने बताया वो गलत बताया। सर वो शायद वो कैलकुलेशन वो उस तरह करके होंगे कि 10⁻⁻1 कर दिया होगा। चलें कोई नहीं, कैलकुलेशन बंदा करता है तो तभी गलती होती है। अच्छा ये कितना बताया आप लोगों ने? 6000 6374.9। कैलकुलेटर्स लेके और अगर आप उस पे इसको सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा और आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। खुद से सॉल्व करें अगर। सबसे पहले 1.1 रेज़ टू द पावर 10, ये आ जाएगा 2.5937। इसमें से -1 कर लिया तो ये 1.5937 हो गया। उसके बाद आपने इसको डिवाइड किया 0.1 से तो ये 15.93742 आ जाएगा और जब इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 6374.96 आ रही है। क्लियर है जी? सर अच्छा वी आर डाउन टू आवर लास्ट मिनट और इरफान साहब ने मैसेज किया है कि आई ज्वाइन। इरफान साहब बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम आपको। क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट और 30 सेकंड हैं जो आप पूछना चाहते थे, या फिर बाद में पूछना चाहें तो बाद में भी पूछ सकते हैं। हाँ जी चलें। इरफान साहब को कुछ मेरा ख्याल है टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रही हैं, तो अब्दुल कादिर साहब हैं, काशिफ साहब हैं, नबीला हैं, सोहेल इफ्तिखार साहब हैं, अब्दुल्ला सुहेल साहब हैं, असगर साहब हैं, बाबर हुसैन साहब हैं, बिलाल साहब हैं, फहद साहब हैं, इरफान साहब भी हमारे साथ हैं, रुकैया भी हैं, तनवीर हैदर साहब भी हैं, तैयबा भी हैं, जैन भी हैं। वो नहीं है, क्या नाम है, अवैस नहीं आए आज और उसामा नहीं है। उसके मैसेज टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं सर अवैस को सर मैसेज। ठीक है, और खवातीन में से तैयबा है, रुकैया है और तीसरी जो है नबीला। अच्छा वो भी है, ठीक है। इसके अलावा और कौन नहीं है? हारून और रशीद साहब नहीं है। चलें, वी हैव गॉट लेस देन 1 मिनट। नमाज की ब्रेक भी कर लेते हैं और 15 मिनट्स के बाद फिर यह है कि मैं आपको दोबारा लिंक भेजूंगा तो ज्वाइन कर लेंगे 7 o'clock। ठीक है, चलें, ओके।